नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका द करंट एग्जाम विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने बात की थी सजीव तथा निर्जीव के बारे में। उसी संदर्भ में हम आज आगे हम बात करने वाले जो हमारे सिलेबस में आगे जो टॉपिक दिया हुआ है वो है सूक्ष्म जीव। हाँ जी दोस्तों, सूक्ष्म जीव के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सूक्ष्म जीव क्या है? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। इन जीवों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शियों की आवश्यकता पड़ती है। इनका जो माप होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हमें सिर्फ आँखों से इन्हें देख नहीं सकते। दोस्तों, एक बात और, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपके सामने है दोस्तों, वह जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, रीट के एग्ज़ाम में आपको कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे दोस्तों, उतना आता भी नहीं है। अभी लास्ट ईयर ही आपने पेपर देखा है, कैसा पेपर आता है दोस्तों। लिमिटेड बताऊंगा लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आरबीएससी की बुक्स जो है उसका सारा निचोड़ यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, सूक्ष्म जीव। दोस्तों, सूक्ष्म जीव के प्रकार, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार के बारे में, लाभदायक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो सूक्ष्म जीव है वह 6 प्रकार के माने गए। दोस्तों, जो आरबीएससी की जो बुक है उसमें जो सूक्ष्म जीव है वह 6 प्रकार माने गए हैं, और जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4 प्रकार के माने गए हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में कि सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार हैं। छोड़ो आप, हमारे जो सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि विषाणु, जीवाणु तथा कवक, लाभकारी तथा अलाभकारी, ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इन तीनों को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, बाकियों के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है? विषाणु। दोस्तों, विषाणु क्या है? विषाणु विषाणु जो शब्द है, विषाणु शब्द का अर्थ होता है विषैला द्रव्य। जो विषैला विषाणु है शब्द है उसका अर्थ होता है विषैला द्रव्य। विषाणु की खोज की थी इवानोस्की। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। सजीव व निर्जीव दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। प्रकृति में निर्जीव की तरह रहता है, किसी सजीव में प्रवेश करते ही सजीव हो जाते हैं। इसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है वायरोलॉजी। डी हेरेली ने जीवाणुभोजी के बारे में बताया। जो जीवाणुभोजी है उसके उसके बारे में डी हेरेली ने बताया था। सजीव कोशिका में वायरोन्स डार्नेल कणों का निर्माण करते हैं। ये जो विषाणु होते हैं दोस्तों, जब सभी सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं, जो विषाणु होते हैं जब ये सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं तो इसमें डार्नेल कणों या वायरोन्स का निर्माण करते हैं, जिससे ये अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो होते हैं, जो वायरस हैं, ये अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। अविकल्पी परजीवी मतलब अंदर रहते हैं। ठीक है, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए होता है। दोस्तों, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। दोस्तों, डीएनए किस किस में है और आरएनए किस किस में? कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एडेनो वायरस, एडेनो वायरस जो है उसमें डीएनए होता है। पर्वो वायरस जो होता है उसमें डीएनए होता है। हर्पीज जो वायरस होता है उसमें डीएनए होता है। एंटेरो वायरस में आरएनए होता है। राइनो वायरस और टोगा वायरस है, इसमें भी आरएनए होता है। और जो एक अभी लेटेस्ट है कोरोना वायरस, इसमें भी आरएनए होता है। जो लेटेस्ट है कोरोना वायरस, इसमें भी आरएनए पाया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जो 2 नंबर है, माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। दोस्तों, अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा।
और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो लंबी कोशिका होगी दोस्तों तंत्रिका कोशिका, जो हमारे शरीर में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका, वो सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों। इन्हें पादप जगत में बहरूपिया कहा जाता है क्योंकि इनका कोई एक रूप नहीं होता है, ये अनेक रूपों में पाए जाते हैं या अपना रूप समय समय पर बदलते रहते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा किस में रोग करते हैं, तिल का फिलेरी रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और बैंगन का लघुपन रोग जो होता है वो भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। इसके बाद हम आगे बात करें जीवाणु, जो हमारे सिलेबस में है दोस्तों। जीवाणु है जो ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं इनके बारे में देखते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें प्रोकैरियोट कोशिका कहते हैं, तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। दोस्तों जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर अगर झिल्ली नहीं हो तो वे होते हैं प्रोकैरियोटिक, और झिल्ली हो तो वे होते हैं यूकैरियोटिक कहलाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी खोज, जीवाणु की खोज किसने की, एंटनी वॉन लुएनहोक ने 1676 में जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने जीवाणु को एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया दोस्तों। और इन्हीं को, जो एंटन वॉन ल्यूएनहॉक है, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एंटनी वॉन ल्यूएनहॉक को। इसके बाद क्या है, एक वैज्ञानिक थे पास्चर। पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया था। दोस्तों कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, 4 ऑप्शन दे दे। तो इस प्रकार से अगर इजीली अगर हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में, ये आपकी बुक में साफ साफ दिया रहा है, दे रखा है कि पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया। ये जो बैक्टीरिया का जो पार्ट है आपके उसमें लिखा हुआ है कि पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया था दोस्तों। अब देखो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के उदाहरण, ई कोलाई, लेक्टोबेसिलस। दोस्तों ये जो और जो बैक्टीरिया है उनके बारे में हम जब इनके उपयोग पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा दोस्तों सारा। इसके बाद है कवक। दोस्तों कवक क्या है? कवक को फफूंद या फंगस भी कहते हैं। कवक को फफूंद या फंगस भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय रूप में पाए जाते हैं। कवक जो होते हैं एक कोशिकीय भी होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। दोस्तों कवक जो है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। कुछ कवक मर्तोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि मशरूम। दोस्तों जो मशरूम होता है जिसे हम सांप की छतरी कहते हैं, वो जो दोस्तों वो होती है, वो कहीं भी सड़े गले स्थानों पर ही उगती है दोस्तों। आधुनिक कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोन डी बेरी। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रीट में अक्सर बनते हैं कि जनक कौन है। तो आधुनिक कवक विज्ञान का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है एंटोनी डी बेरी। बेसे ने क्या कहा कवक के बारे में? पर्णहरित रहित संवहनी पौधा। कवक को जो बेसे नामक वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों, उन्होंने कवक को पर्णहरित रहित संवहनी पौधा भी कहा था दोस्तों। इसके बाद आगे हम इसी संदर्भ में हम आगे बात करें कि किस प्रकार से होता है। इसके बाद देखो जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? कवक कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज अथवा काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज अथवा काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है दोस्तों। इसके बाद 5वें नंबर का है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये एक कोशिकीय जीव होते हैं
प्रोटोजोआ जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, हमारा है जो छठा नंबर का है अंतिम जो है शैवाल। ये भी कवक की तरह एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। जो शैवाल होते हैं वे कवक की तरह एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। इन्हीं के कारण तालाबों का पानी हरा दिखाई देता है। कभी आपने अपने गांव या फिर कहीं पे भी तालाब देखा हो तो उसके ऊपर हरे हरे कलर की एक चादर बनी होती है दोस्तों। वो किसके कारण बनी होती है? वो बनी होती है शैवालों के कारण। वो जो परत बनी होती है वह बनी होती है शैवालों के कारण बनी होती है। उदाहरण देखें, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये जो है ये दोनों नाम यूकेरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं। और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। और नीलहरी शैवाल प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकेरियोटिक क्या होते हैं, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती वह ते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है वे होते हैं यूकेरियोटिक्स। कोशिका भित्ति जो होती है केंद्रक के ऊपर पाई जाती है तो उससे यूकेरियोटिक कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि लाभकारी तथा अलाभकारी। तो लाभकारी सूक्ष्म जीव क्या है दोस्तों? जैसे कवक देखें, कुछ लाभकारी कवक को बारे में बात करें तो पेनिसिलियम एस्परजिलस से विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है। जो पेनिसिलियम जो सूक्ष्म जीव है, जो कवक है, और एस्परजिलस है, उससे जो विटामिन डी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त किया जाता है। इसके बाद गठिया रोग के उपचार में म्यूकर ग्रेसिया साइनस और राइजोपस, जो म्यूकर ग्रेसिया साइनस और राइजोपस जो होते हैं इनसे प्राप्त स्टेरॉइड जो होते हैं, इनसे प्राप्त जो स्टेरॉइड होते हैं दोस्तों, उनका उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यीस्ट, ये अभी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि यीस्ट क्या है। तो दोस्तों यीस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है। डबल रोटी, बियर आदि बनाने में। दोस्तों देखो, पिछले साल कैसा क्वेश्चन बना कि यीस्ट क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, प्रोटोजोआ है, कवक है, जीवाणु है क्या। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और कुछ चीज़ें जो कंसेप्ट है दोस्तों उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम प्रतिजैवी का निर्माण किया जाता है। पेनिसिलियम जो जीवाणु जो कवक है उससे प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक जो बनाया गया था दोस्तों, वह बनाया गया था पेनिसिलियम से। कुछ अन्य प्रतिजैविक देखें, पेनिसिलिक अम्ल जो पेनिसिलियम साइक्लोपियम से प्राप्त होता है। सिफेलोस्पेरिन, जो सिफेलोस्पेरिन जो है वो एमेरिसिलोप्सिस मिनियम से प्राप्त किया जाता है। और फ्यूमीगेटिन जो है एस्परजिलस फ्यूमीगेट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें कि जीवाणु, लाभकारी जीवाणु के बारे में अगर हम बात करें तो लाभकारी जीवाणु में दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं द्वारा दूध से दही बनना। जो जीवाणु होते हैं उसे लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है उससे दूध से दही बनता है। मूंग, मोठ, चना, मटर आदि के जड़ों में गांठें पाई जाती है। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और जो राइजोबियम जीवाणु होता है दोस्तों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण कर देता है तथा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है, तो आप एक बात ये तो आप एक बार दोस्तों, अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है, तो एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन है उसमें 5 अक्षर है और नाइट्रेट है 4 अक्षरों का। दोस्तों कोई भी चीज़ है, जब कोई जीवाणु उसका उपयोग करेगा तो उसको नष्ट कर देगा। तो नाइट्रोजन में 5 है तो उसको एक को खा जाएगा और नाइट्रेट रह जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे,
जो जीवाणु के द्वारा पत्तियों गोबर वाले अवशिष्ट पदार्थ गठित होकर ह्यूमस में बदल देते हैं। जो गोबर होता है दोस्तों, उसका जो जीवाणु होते हैं वो जो है उसका अपशिष्ट करके, उसका गठित करके, अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक उपयोगी जीवाणु है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो कौन कौन से हैं। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देता है। दोस्तों, जो क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु है, ये जब किसी खाद्य पदार्थ में मिल जाता है तो उसको विषैला कर देता है। नींबू का कैंकर रोग, नींबू का जो कैंकर रोग है वह जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नींबू का कैंकर रोग किस से जनित होता है, तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाओ। इसलिए इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है कि जीवाणु जनित है। इसके बाद कुछ और अन्य रोगों के बारे में हम बात करें। आलू का आलू का जो अंगमारी रोग है वह अल्टरनेरिया सोलानी कवक से होता है। आलू का उत्तर भावी रोग देखें तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है। बाजरे का हरित वाली रोग अगर देखें तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा होता है, ये भी कवक है। गेहूं का काला कीट रोग है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटियसी द्वारा होता है, ये भी एक प्रकार का कवक है। इसके बाद अगर हम देखें मूंगफली का जो टिक्का रोग है, मूंगफली का टिक्का रोग है वो भी एक प्रकार से स्कोफोरा परसोनेटा जो कवक है उससे होता है। ट्राइकोफाइटोन कवक द्वारा रिंगवर्म रोग हो जाता है। जो ट्राइकोफाइटोन कवक है उसके द्वारा रिंगवर्म रोग हो जाता है। दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है उनसे जो जो रोग होने वाले होते हैं, या फिर उनसे जो जो रोग होते हैं, उनको हम रोगों में पर्सनली पढ़ लेंगे दोस्तों। यहाँ पर उनकी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ है एल्बुगो, सरसों पर परजीवी होता है। एल्बुगो जो होता है ये कवक है, ये सरसों पर परजीवी होता है। म्यूकर राइजोपस जो होते हैं इनको रोटी के कवक भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें जो आज का जो ये टॉपिक था उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में। निम्नलिखित में से प्रतिजैविक औषधि है दोस्तों कौन सी है। इंसुलिन है, ऑक्सिन है, पेनिसिलिन है, क्या क्या है। तो प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, पेनिसिलिन है दोस्तों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से मानव जाति के लिए लाभकारी जीवाणु है कौन सा। लाभकारी जीवाणु है दोस्तों, देखो ये 2015 में क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बस आराम से पढ़ने की ज़रूरत थी दोस्तों इस क्वेश्चन को, कि लाभकारी जीवाणु है। पेनिसिलियम जीवाणु है क्या, नहीं, ये कवक है। यीस्ट क्या है, यीस्ट भी कवक है। तो इसके बाद एक ये बचा स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या है, ये लाभकारी जीवाणु है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारी जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को सही करने के लिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है, ये 2012 में आया था रीट में, कि पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है। विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। तो हमें पता है कि पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है, कवक से प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की। दोस्तों ये तो बताइए किसने की, आपके जवान पे क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि ल्यूएन हॉक है, या रॉबर्ट ब्राउन है, हुक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो दोस्तों जीवाणु की खोज करने वाले कौन है, एंटन वॉन ल्यूएन हॉक ने की थी। नीलहरित शैवाल किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। नीलहरित शैवाल है वो किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा कि जो नीलहरित शैवाल है या शैवाल है, ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय भी होते हैं और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय एक कोशिकीय भी होते हैं। लेकिन जो नीलहरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए बोलते हैं इसको, बीजीए, ये जो है दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था इसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पौधों के प्रकार, किस प्रकार से पौधों में पत्तियां होती है, पत्तियों का विन्यास क्या होता है। जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी उसकी बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।